आज हम लोग 1857 विद्रोह की बात करेंगे। 1857 विद्रोह में क्या क्या देखा जाएगा उसकी बात हम लोग कर लें पहले। 1857 विद्रोह में सबसे पहले तो इस विद्रोह से संबंधित प्रमुख घटनाओं की बात होगी। प्रमुख घटनाएं, और ये घटनाएं ही स्पष्ट कर देंगे कि विद्रोह की प्रकृति क्या थी, और फिर विद्रोह के कारण को हम लोग देखेंगे। चूँकि ये वीडियो बहुत ही लंबा होगा, लगभग 1.25 से 1.5 घंटे का 1857 विद्रोह का वीडियो होता है, तो हम लोग 2 पार्ट में इसे कर लेंगे। पहले पार्ट में इतनी चीज़ें देखेंगे, दूसरे पार्ट में इस विद्रोह के परिणाम को देखा जाएगा, और साथ में इस विद्रोह में शामिल हुई प्रमुख महिलाओं की बात होगी। प्रमुख महिलाओं की बात होगी, इस विद्रोह में शामिल प्रमुख महिलाओं की बात होगी। 1857 विद्रोह, जैसा कि हम सब जानते हैं, 1857 विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूस थे। 1857 विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूस थे, और ये सैन्य विद्रोह से शुरू हुआ। सैनिकों ने विद्रोह किया, बाद में अन्य लोग इसमें शामिल हुए, लेकिन शुरुआत सैनिकों ने की। दरअसल 1856 को ब्रिटिश सरकार ने, यानी कंपनी की सरकार थी उस समय, तो कंपनी की सरकार ने यह निश्चय किया कि अब तक जिन बंदूकों का प्रयोग किया जा रहा था, ब्राउन ब्रास नामक बंदूकों का प्रयोग किया जा रहा था, उन बंदूकों की जगह अब एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया जाए। यानी ब्राउन ब्रास की जगह एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया जाए। एनफील्ड P53 राइफल्स का प्रयोग की बात हुई, यानी ब्राउन ब्रास की जगह एनफील्ड P53 राइफल का प्रयोग किया जाए। इस राइफल में जो गोली भरी जाती थी, जो कारतूस था, इस कारतूस के ऊपर एक रैपर लगा हुआ था, एक सील लगा हुआ था, एक सील उस पर लगा हुआ था, एक रैपर लगा हुआ था, जिसको पहले दांत से खींचना होता था, उसके बाद इस कारतूस का प्रयोग इस राइफल में किया जाता था। यह बात फैली कि यह जो रैपर लगा हुआ है, जिसको दांत से खींचा जा रहा है, यह गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। यह जो रैपर लगा हुआ है, यह गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। इस राइफल के प्रयोग का प्रशिक्षण जो दिया जा रहा था वो दमदम, 3 जगहों पे दिया जा रहा था, दमदम, अम्बाला और सियालकोट। में दमदम, अम्बाला और सियालकोट में, इसी दमदम से 23 जनवरी को यह बात फैली, इसी दमदम से यह बात फैली कि यह जो रैपर लगा हुआ है, जो सील लगा हुआ है, यह गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। दरअसल ब्रिटिश सेना में ढेर सारे भारतीय सैनिक थे, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। लगभग उस समय जो सेना थी, ब्रिटिश सेना, उसमें 1:6 का अनुपात ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों में था। 2,38,000 भारतीय सैनिक थे और 45,322 ब्रिटिश सैनिक थे। तो बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक थे, हिंदू मुसलमान दोनों थे। हिंदुओं के लिए गाय बहुत ही पवित्र है, और उतने ही मुस्लिमों के लिए सूअर अपवित्र है। हिंदुओं के लिए गाय बहुत ही पवित्र है, उतने ही मुस्लिमों के लिए गाय, सूअर अपवित्र है। दोनों इनकी चर्बियों को अपने मुंह से नहीं लगा सकते। तो यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार, कंपनी की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक इस रैपर को, इस सील को गाय और सूअर की चर्बी से बनाया है, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम सैनिकों का धर्म भ्रष्ट किया जा सके। उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक इसका निर्माण गाय और सूअर की चर्बी से किया गया है, ऐसा माना गया। यह बात धीरे धीरे सभी छावनियों तक पहुंच गई। दमदम से यह बहरानपुर पहुंची, वहां से यह जो है बैरकपुर पहुंची। इस तरह से यह बात धीरे धीरे सभी छावनियों तक पहुंच गई, और बाद में यह स्पष्ट हुआ कि निश्चित रूप से गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। बुलुच शस्त्रागार में इनके निर्माण में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। तो जनवरी 1857 में यह बात दमदम से फैली, फिर बहरामपुर आई, और फिर बैरकपुर। इसी बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने 2 सैन्य अधिकारियों बाघ और हेरसे की हत्या कर दी। बाघ और हेरसे की
हत्या मंगल पांडे द्वारा कर दी गई थी। इस राइफल के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने 2 अधिकारियों बाघ या बो और हैरशे की हत्या उन्होंने कर दी। बाघ को तलवार से मार दिया, हैरशे को गोली मार दी। फिर मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और मंगल पांडे की जो रेजिमेंट थी 34वीं रेजिमेंट, इसको समाप्त कर दिया गया। 34वीं रेजिमेंट थी इनकी, रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो मंगल पांडे ने 29 मार्च को 2 अधिकारियों बाघ और हैरशे की हत्या की। बाघ को तलवार से मारा, हैरशे को गोली मारी। फिर मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और इनकी रेजिमेंट 34वीं रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया। ठीक, कुछ विद्वानों का मानना है कि इस विद्रोह की योजना पहले से ही बनी थी। मार्च अप्रैल में नाना साहब लखनऊ आए थे, अजीमुल्ला खां भी आए थे। तो कुछ लोगों का मानना है कि वो इस की योजना बनाने के लिए ही ये दौरे किए जा रहे थे। उनका मानना है कि 31 मई को विद्रोह की तिथि निश्चित की गई थी। चूंकि ये घटना 29 मार्च को हो गई, इसलिए सैनिक अपने पर नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाए और 10 मई को विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो 29 मार्च को विद्रोह की शुरुआत नहीं माना जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल मंगल पांडे द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्य किया गया। यहाँ के सैनिक इनके साथ विद्रोह में शामिल नहीं हुए। विद्रोह की शुरुआत की तिथि जो मानी जाती है वो 10 मई 1857 मानी जाती है। विद्रोह की जो तिथि है वो है 10 मई 1857। ठीक, अप्रैल 1857 में मेरठ में भी सैनिकों ने इसके प्रयोग से 3LC के जो सैनिक थे वो इस राइफल के प्रयोग से इनकार कर दिए थे। 3LC में 99 सैनिक थे। 99 में से 85 सैनिकों ने इनकार कर दिया था। इन 85 सैनिकों को सजा हुई, 10 वर्ष की सजा हुई। 10 वर्ष की सजा इन्हें हुई। तब 10 मई को 20वीं NI के सैनिकों ने 10 मई को 20वीं NI के सैनिकों ने मेरठ में 20वीं NI के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और इन 85 लोगों को मुक्त करा लिया। 20वीं NI के सैनिकों ने विद्रोह करके इन 85 लोगों को मुक्त करा लिया। साथ फिर 3LC के सैनिकों ने विद्रोह किया, यानी मेरठ में विद्रोह शुरू हो गया 10 मई से। और ये लोग क्या किए कि 10 मई से फिर यहाँ से सीधे दिल्ली चल दिए। मेरठ से ये लोग दिल्ली की ओर चल दिए। मेरठ में जो सैन्य अधिकारी था हेबिट, उसने रोकने का प्रयत्न नहीं किया। हेबिट सैन्य अधिकारी था, उसने इन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं किया। ये लोग दिल्ली पहुंच गए 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच गए। और जब 11 मई को दिल्ली पहुंच गए तो 12 मई को इन लोगों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यहाँ जो है बिलोबी सैन्य अधिकारी था, वो पराजित हुआ और दिल्ली पर इनका अधिकार हो गया। अब ये सैनिक पहुंचे लाल किला। मुगल बादशाह उस समय बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर थे। उनसे सैनिकों ने ये निवेदन किया कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए। शुरू में बहादुर शाह जफर बहुत ही अचंभित हो गए सैनिकों को देखकर, लेकिन सैनिकों ने जब उनसे निवेदन किया कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, तब वो बहुत ही असमंजस की स्थिति में थे, क्या करें। तब उनकी पत्नी जीनत महल ने बादशाह को प्रेरित किया कि आप इनका नेतृत्व अवश्य कीजिए। यदि आप इनका नेतृत्व नहीं करेंगे तो इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप इनका नेतृत्व कीजिए। जीनत महल की प्रेरणा स्वरूप बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व करना स्वीकार किया। बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र फिरोज शाह को उन्होंने इन सैनिकों का सेनापति बनाया। कुछ दिनों बाद बरेली से जब वक्त खां आ गए तो वक्त खां सेनापतित्व करने लगे। तो यहाँ अब बहादुर शाह जफर नेतृत्व करने लगे। बहादुर शाह जफर नाम से ये कविताएं लिखते थे। तो बहादुर शाह
जफर ने नेतृत्व स्वीकार किया। इन्होंने अपने पुत्र फिरोज शाह को सेनापति बनाया। फिर बरेली से जब बख्त खां आ गए, बरेली से जब बख्त खां आ गए, तब बख्त खां पहले ब्रिटिश सेना में रह चुके थे तो सैन्य अनुभव भी था। तो अब वास्तविक सेनापतित्व तो ये करने लगे और औपचारिक सेनापति फिरोज शाह थे। तो बख्त खां अब सेनापतित्व करने लगे। अब इस दिल्ली के संघर्ष में सैन्य अधिकारी निकोलसन मारे गए और हडसन ने, क्योंकि दिल्ली पर अधिकार करना बहुत ही आवश्यक था, अब सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को नेतृत्व क्यों सौंपा? क्योंकि सैनिक इन्हें अपना बादशाह मानते थे। कारण में हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ। प्रकृति में भी यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहादुर शाह जफर को नेतृत्व देना, आसपास के जमींदारों ने भी, आसपास के राजाओं ने भी बहादुर शाह की अधीनता स्वीकार करने की घोषणा की। ठीक, तो अब सबसे पहले तो दिल्ली पर अधिकार किया जाए। उस समय जो सेनापति थे एनसन, उस समय ब्रिटिश सेना के सेनापति थे एनसन। इस विद्रोह के में वो सफल नहीं रहे थे, विद्रोह के शुरुआती दमन में। तो एनसन को हटाकर कैंपबेल को सेनापति बनाया गया। एनसन पहले सेनापति थे जब विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन विद्रोह का प्रारंभिक दमन नहीं कर पाए, इसलिए एनसन को हटाकर कैंपबेल को सेनापति बनाया गया। कैंपबेल पहले भी भारत में कार्य कर चुके थे, अफगान युद्ध में भी थे, पंजाब वाले युद्ध में भी थे। फिर कैंपबेल को सेनापति बनाया गया। यहाँ 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में सेनापतित्व कर रहे हैं बख्त खां। औपचारिक सेनापति उनके पुत्र फिरोज शाह हैं। और निकोलसन मारे गए और हडसन ने 20 सितंबर 1857 को अधिकार कर लिया दिल्ली पर पुनः कब्जा 20 सितंबर 1857 को हो गया। जब दिल्ली पर कब्जा हो गया तो बहादुर शाह हुमायूं के मकबरे में जाकर छुप गए। हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह छुपे हुए थे। इस बात की सूचना इलाही बख्श ने अंग्रेजों को दे दी। हडसन को इस बात की सूचना इलाही बख्श ने दे दी। इलाही बख्श, यह जो है धोखा दिया इलाही बख्श, और इलाही बख्श ने बहादुर शाह जफर की मुखबिरी की और उसको सूचना दे दी कि वो हुमायूं के मकबरे में छुपा हुआ है। हडसन जाकर बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया और हडसन ने बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों और 1 पोते की गोली मारकर हत्या कर दी लाल किला के सामने। 2 पुत्रों, 1 पुत्र थे मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, ये 2 पुत्र थे उनके, और 1 पोता मिर्जा अबू बकर की इन्होंने हत्या कर दी। हडसन ने गोली मार दी इन 3 लोगों को, 2 पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान को, और 1 पोता मिर्जा अबू बकर को हडसन ने लाल किला के सामने गोली मार दी। तो ये दिल्ली की घटनाएं थी। विद्रोह 4 जून को लखनऊ में हुआ। 4 जून 1857 को विद्रोह लखनऊ में हुआ। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। बेगम हजरत महल लखनऊ में नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया था कुशासन का आरोप लगाकर। आउटरम की जो रिपोर्ट थी आउटरम की रिपोर्ट कुशासन से संबंधित थी और उसी को आधार बनाकर डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया साम्राज्य में। और वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे, वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे, इन्हें कलकत्ता पेंशन देकर निर्वासित कर दिया गया।
ये वाजिद अली शाह की पत्नी है बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र नाबालिग पुत्र ब्रिटिश कादिर को नवाब घोषित करके और विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश कादिर को इन्होंने नवाब घोषित करके विद्रोह कर दिया। ठीक, इनके जो सेनापति थे जयलाल सिंह इनके सेनापति थे। ये खुद ही हाथी पर सवार होकर सैनिकों का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। और बेगम जब अवध शामिल हुआ तो अवध के तालुकेदार भी जिनके तालुके छीने गए थे वो भी शामिल हो गए और अवध की जनता भी इसमें शामिल हो गई। 1857 विद्रोह में जनता जिन जगहों पे शामिल हुई थी, अवध में, मध्य प्रदेश में और बिहार के जो दक्षिणी जिले थे उसमें जनता भी इस विद्रोह में शामिल हुई थी। अंततः जो है बेगम हजरत महल को नेपाल भागना पड़ा। ये नेपाल चली गई और मार्च 1857 में ब्रिटिश सेना ने इस पर अधिकार कर लिया कैंपबेल के नेतृत्व में। कैंपबेल जो कि नए सेनापति भेजे गए थे, कैंपबेल के नेतृत्व में लखनऊ पर अधिकार कर लिया गया। ठीक, अब कानपुर में विद्रोह हुआ 5 जून 1857 को। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ और कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। नाना साहब इनके ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जब मराठों को पराजित किया था तो 1818 में बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। कानपुर में बिठूर था, बिठूर उन्हें पेंशन देकर भेज दिया गया। 1851 में उनका निधन हो गया नाना साहब का। उनके बाजीराव द्वितीय का उनके दत्तक पुत्र है नाना साहब। ये कह रहे हैं कि उनको जो पेंशन मिलती थी वो हमें भी मिलनी चाहिए। डलहौजी ने कहा कि ऐसा है कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति पर आपका अधिकार है, लेकिन उनकी पेंशन और उनकी पदवी का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ठीक, नाना साहब ने डलहौजी से कई दरख्वास्त की। उसके बाद अजीमुल्ला खां को ये महारानी विक्टोरिया के पास लंदन भी भेजे। अजीमुल्ला खां को इन्होंने लंदन भेजा था। लंदन रंगो बापू भी गए थे। रंगो बापू भी लंदन गए थे। रंगो बापू किसका प्रतिनिधित्व करके गए थे लंदन? तो रंगो बापू गए थे जो सतारा था, सतारा को जो विलय कर लिया था डलहौजी ने, तो उसको प्राप्त करने के लिए रंगो बापू गए थे। और नाना साहब की ओर से अजीमुल्ला खां लंदन गए थे। अजीमुल्ला खां उधर से लंदन से लौटते हुए तुर्की होते हुए आए और उस समय क्रीमिया का युद्ध चल रहा था 1854 से 56। क्रीमिया का युद्ध चल रहा था 1854 से 56। ठीक, तो उधर से लौटे तो यहाँ भी चले गए। अब कानपुर में जब विद्रोह हुआ तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब कर रहे हैं। नाना साहब के साथ जो सेनापतित्व का काम कर रहे हैं वो है तात्या टोपे। इनका नाना साहब का जो प्रारंभिक नाम था वो था धुंधो पंत और तात्या टोपे का जो प्रारंभिक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का प्रारंभिक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब का प्रारंभिक नाम धुंधो पंत था। तो तात्या टोपे इनका जो है सेनापतित्व कर रहे हैं। और इस बीच कुछ जो है अजीजन भाई जो एक त्वाइफ थी वो भी नाना साहब का यहाँ साथ दे रहे थे। इनकी बात होगी अभी बाद में, दूसरे पार्ट में जब हम महिलाओं की बात करेंगे। तो ये एक त्वाइफ थी कानपुर की जो नाना साहब का साथ दे रही थी। एक बार अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया, फिर ग्वालियर की सेना ने आकर अंग्रेजों को हटा दिया। उस समय आउटड्रम वगैरह कानपुर पर अधिकार किए थे। फिर ग्वालियर से एक सेना आई और अंग्रेजों को हटा दी। उसके बाद दिसंबर 1857 में कानपुर पर कैंपबेल ने अधिकार कर लिया। सेनापति कैंपबेल ने
दिसंबर 1857 में कानपुर पर अधिकार कर लिया। तात्या टोपे चले गए झांसी में लक्ष्मीबाई की सहायता करने। नाना साहब नेपाल भाग गए। नाना साहब नेपाल चले गए और तात्या टोपे झांसी चले गए लक्ष्मीबाई की सहायता करने के लिए। ठीक। अब झांसी में विद्रोह कब हुआ? झांसी में और यहाँ कानपुर में देखिएगा। लखनऊ की हम लोग बात किए थे, तो लखनऊ में जो सैन्य अधिकारी मारा गया था वो हेनरी लॉरेंस थे। हेनरी लॉरेंस लखनऊ में मारे गए थे और यही हेनरी लॉरेंस कहे थे कि यह सब जो कुछ भी हो रहा है, यानी जो क्रांति हुई है, यह जॉन लॉरेंसों, जैक्सनों और एल्फिंस्टनों की करतूतों का परिणाम है। यही हेनरी लॉरेंस के भाई थे जॉन लॉरेंस। तो हेनरी लॉरेंस ने ही कहा था कि यह विद्रोह जो है जॉन लॉरेंसों, जैक्सनों और एल्फिंस्टनों के करतूतों का परिणाम है। तो जॉन लॉरेंस मारे गए थे लखनऊ में। कानपुर में सती चौरा कांड हुआ था। सती चौरा कांड हुआ था और यहाँ पर व्हीलर मारे गए थे। यहाँ पर व्हीलर नामक सैन्य अधिकारी मारा गया था कानपुर में। इसने कहा कि हमें जो है इलाहाबाद जाने की इजाज़त दे दी जाए। नाना साहब ने इसे स्वीकार कर लिया और नावों आदि की व्यवस्था करा दी। ये लोग नदी मार्ग से, गंगा नदी से ये लोग इलाहाबाद जाते। जब ये लोग सती चौरा घाट पे अंग्रेज इकट्ठे हुए उनके बीवी बच्चों के साथ, तभी विद्रोहियों ने इन पर गोली चला दी और ढेर सारे अंग्रेज अधिकारी, उनके बीवी बच्चे मारे गए। इसी अंग्रेज अधिकारियों में से एक की बीवी थी हॉल्ट एस्टेट एक की पत्नी थी। उसने कहा है कि इस हत्याकांड में नाना साहब का कोई रोल नहीं था, नाना साहब की कोई भूमिका नहीं थी। हालांकि अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि यह हत्याकांड की योजना नाना साहब ने बनाई थी, लेकिन हॉल्ट एस्टेट ने कहा कि नाना साहब की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। ठीक। अब झांसी में विद्रोह कब हुआ? तो झांसी में जो विद्रोह हुआ वह यहाँ भी 5 जून को ही हुआ। 5 जून 1857 को ही झांसी में विद्रोह हुआ। रानी लक्ष्मीबाई झांसी विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था और बनारस में वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और इनका प्रारंभिक नाम जो था, ठीक, हाँ गए। तो प्रारंभिक नाम जो इनका है मणिकर्णिका इनका प्रारंभिक नाम था। इनकी माता का निधन जल्दी ही हो गया। तब इनके पिता इनको लेकर कानपुर बिठूर आ गए। कानपुर में नाना साहब के पास बिठूर में आ गए और बिठूर के लोग इन्हें मनु नाम से जानने लगे। ये नाना साहब के साथ इनका बचपन बीता। बाजीराव द्वितीय इन्हें छबीली नाम से भी जानते थे, पुकारते थे। तो नाना साहब के साथ इनका बचपन बीता। जब इनका विवाह हुआ गंगाधर राव से, झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, इनसे इनका विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई बन गई, तब इनका नाम लक्ष्मीबाई हो गया। गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ। दरअसल झांसी की जो रियासत थी वह पेशवा की रियासत थी। जब 1818 में पेशवा को बिठूर पेंशन देकर भेज दिया गया, तब झांसी में नारायण राव के साथ अंग्रेजों ने एक समझौता किया कि ऐसा है कि आपको ये रियासत आपके और आपके उत्तराधिकारियों को दी जाती है। उनके निधन के बाद उनके चाचा को उत्तराधिकारी बनाया गया, फिर गंगाधर राव उत्तराधिकारी बने। लेकिन कुछ ही समय के बाद गंगाधर राव का निधन हो गया बिना पुत्र के। लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया जिसे दामोदर राव कहा जाता है। तो दामोदर राव को इन्होंने गोद लिया और इसी दामोदर राव को इन्होंने यहाँ का राजा घोषित करके विद्रोह कर दिया। दामोदर राव को इन्होंने राजा घोषित करके विद्रोह कर दिया। यहाँ के विद्रोह का दमन ह्यूरोज ने किया। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई का पीछा किया झांसी में। झांसी को घेर लिया गया। तब यहाँ से लक्ष्मीबाई कालपी चली गई।
कालपी को भी जब घेरा गया तब यहाँ से ग्वालियर चली गई। और ग्वालियर में उस समय ग्वालियर के जो राजा थे जियाजीराव, तो जियाजीराव सिंधिया ग्वालियर के राजा थे, वो लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिए, वो आगरा चले गए, वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। लेकिन ग्वालियर की जो सेना थी वो लक्ष्मीबाई के साथ आ गई। हीरोज ने ग्वालियर को भी घेर लिया और यहीं ग्वालियर में लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। इसी ग्वालियर किले के पास लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे भी लक्ष्मीबाई की सहायता के लिए आ गए थे, ग्वालियर युद्ध में वो भी थे। फिर वो भाग गए, नहीं गिरफ्तार हो पाए। अंत में 1859 में सिंधिया के एक सामंत मान सिंह ने तात्या टोपे का पता बता दिया अंग्रेजों को और उन्हें 1859 में फांसी दे दी गई। तो तात्या टोपे को 1859 में फांसी दे दी गई। अप्रैल 1858 में झांसी पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ठीक, तो ये 4 प्रमुख जगह थे। अब इसी हीरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई को कि यह जो है इनकी वीरता की प्रशंसा की थी और कहा था कि विद्रोहियों में अकेली एक मर्द है, ऐसी हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रशंसा करते हुए कहा था। हीरोज ने झांसी के विद्रोह का दमन किया। फिर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व पटना में पीर अली कर रहे थे। पीर अली और शाहाबाद जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। बाबू कुंवर सिंह वहाँ से आजमगढ़ तक आए। और कई ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों को इन्होंने पराजित किया। मिलमैन के नेतृत्व में जो सैन्य टुकड़ी थी उसको पराजित किया। उसके बाद इन्होंने ली ग्रैंट के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी थी, उसको पराजित किया। इस प्रकार से कई सैन्य टुकड़ियों को इन्होंने पराजित किया था। तो बिहार में इन्होंने कई सैन्य टुकड़ियों को, मिलमैन, मार्श, वो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, मिलमैन, डेम्स, मार्क और ली ग्रैंड की इनकी मुठभेड़ जगदीशपुर में हुई थी और इन लोगों की मुठभेड़ आजमगढ़ के आसपास हुई थी। मिलमैन और डेम्स की संयुक्त सेना को बाबू कुंवर सिंह ने पराजित किया और उस समय उनके हाथ में, दाहिने हाथ में गोली लगी और उन्होंने क्या किया कि उस हाथ को काटकर गंगा नदी को समर्पित कर दिया। 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। सबसे बुजुर्ग नेता थे 1857 के और 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया और इन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा नदी को समर्पित कर दिया। और फिर ये जगदीशपुर पहुंचे और जब जगदीशपुर पहुंचे तो घायल हो ही गए थे। कुछ दिनों के बाद इनका निधन हो गया। ठीक, न तो इन्हें अंग्रेज पकड़ पाए न मार पाए, अपने स्वाभाविक मृत्यु इन्हें प्राप्त हुई। फिर वीर कुंवर सिंह के बाद इनके भाई अमर सिंह ने वहाँ का नेतृत्व, विद्रोह का आगे नेतृत्व किया और अंत में दिसंबर 1858 में जगदीशपुर के विद्रोह का दमन कर दिया गया। यहाँ अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ठीक, अब कुछ अन्य जगह के जो नेतृत्व करता है, जैसे फैजाबाद, इलाहाबाद, बनारस, बरेली, मथुरा, मेरठ, कोटा, यहाँ किन किन लोगों ने नेतृत्व किया? तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था और मौलवी अहमदुल्ला ने लखनऊ में भी अवध के साथ इन्होंने कार्य किया। मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया और ये जो है गुरिल्ला युद्ध को भी शुरू किए थे। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध भी इन्होंने किया था और अंग्रेजों कंपनी के विरुद्ध इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। इलाहाबाद में जो विद्रोह का नेतृत्व किया लियाकत अली ने किया।
लियाकत अली। बनारस में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम नहीं मिलता है। ठीक। बरेली में खान बहादुर खान, बरेली में जो नेतृत्व किया खान बहादुर खान ने किया। और ये खान बहादुर खान थे कौन? खान बहादुर खान। ठीक। मथुरा में देवी सिंह ने नेतृत्व किया। मेरठ में कदम सिंह ने नेतृत्व किया। कोटा में जयदयाल और हरदयाल नामक दो भाइयों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। गोरखपुर में विद्रोह का नेतृत्व गजाधर सिंह ने किया। विद्रोह का नेतृत्व किया। खान बहादुर खां, बरेली के जो खान बहादुर खां हैं, ये हाफिज रहमत खां का नाम आप लोग सुने होंगे, हमने किया भी था जब वारन हेस्टिंग्स हम लोग कर रहे थे, तब हाफिज रहमत खां रुहेला युद्ध 1774 में जो हुआ था उसमें अवध में रुहेलों पर कंपनी की सेना की सहायता से आक्रमण किया था और हाफिज रहमत खां उसी में मारे गए थे, जो रुहेला सरदार थे, रुहेलों के राजा थे। उन्हीं के ये पोता है खान बहादुर खान। तो इन्होंने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया, अंततः ये मारे गए। ठीक। मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह, कोटा में जयदयाल और हरदयाल नामक भाइयों ने, गोरखपुर में गजाधर सिंह ने, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही उड़ीसा में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। वैसे ही कुल्लू की घाटियों में भी राजा प्रताप सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया और उनके भाई वीर सिंह, कुल्लू की घाटियों में राजा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक। तो ये कुछ 1857 विद्रोह के नेतृत्व करता है। अब हम लोग 1857 की प्रकृति के विषय में बात करें। हमें लगता है कि प्रकृति तक ही हो पाएगा। 1857 विद्रोह की प्रकृति आखिर एक था क्या? प्रकृति क्या थी? यह स्वतंत्रता संग्राम था, विद्रोह था, बगावत थी, क्या थी? दरअसल विद्रोह और बगावत में जो फर्क है, बगावत किसी स्थापित संस्था के अधिकारों को न मानने की जो घोषणा की जाती है उसे हम बगावत कहते हैं, और विद्रोह किसी भी संस्था के फैसलों के विरोध में जो विरोध किया जाता है उसे हम विद्रोह कहते हैं। यह हिंसक हो सकता है, अहिंसक भी हो सकता है। ठीक। तो 1857 के विषय में जितने विद्वान हैं उतने मत हैं। मोटा माटी देखा जाए तो दो प्रकार के मत हैं। एक जो यूरोपियन विद्वान है, विशेषकर ब्रिटेन और फ्रांस के जो विद्वान हैं उनका, और एक भारतीय विद्वानों में से अधिकांश लोगों का। भारत में भी कुछ विद्वान ऐसे हैं जो दूसरी व्याख्या करते हैं। तो पहले यूरोपियन विद्वानों की हम लोग बात कर लें। यूरोपियन जो विद्वान है वो क्या कहते हैं? वो इसे सैनिक विद्रोह ही कहते हैं। यूरोपीय विद्वानों में जेम्स मिल और टेलर ने जो व्याख्या की है वो कहते हैं कि ये सैन्य विद्रोह है। अब जेम्स मिल और टेलर की जो व्याख्या है वो क्या है? जेम्स मिल और टेलर का मानना है कि ये सैन्य विद्रोह है। और सैन्य विद्रोह क्यों है? सैन्य विद्रोह के पीछे वो कहते हैं कि ये सेना द्वारा ही शुरू किया गया। जेम्स मिल नहीं, जॉन लॉरेंस और सीले, सॉरी, जॉन लॉरेंस, यही जॉन लॉरेंस जिसकी बात, हेनरी लॉरेंस इन्हीं के भाई थे जो लखनऊ में मारे गए, और सीले, इनका मानना है कि ये सैन्य विद्रोह था। सैन्य विद्रोह, सिर्फ सेना ने विद्रोह किया, इसमें जनता ने भाग नहीं लिया। सेना ने विद्रोह किया, जनता ने भाग नहीं लिया। अब जूडिथ ब्राउन कहते हैं कि अंग्रेज इसे सैन्य विद्रोह ही कह रहे थे इसलिए कि अगर वो सैन्य विद्रोह से अधिक इसे कहते तो भारत में उनके शासन पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगता, क्योंकि जनता ने भी भाग लिया। यानी शासन जनता के हित में नहीं हो रहा है, तभी जनता ने भाग लिया। सैन्य विद्रोह के विषय में ये कहा जा सकता है सेना ने अपनी कुछ आर्थिक मांगों के लिए हो सकता हो कि वो विद्रोह किया। ठीक। जॉन लॉरेंस और सीले ने
इसे सैन्य विद्रोह कहा। रिज, LER, रिज कहते हैं कि यह धर्मांधों और ईसाइयों के बीच संघर्ष था। यह धर्मांधों और ईसाइयों के बीच संघर्ष था। धर्मांधों कहते हैं हिंदू और मुस्लिमों को, और ईसाई वो लोग खुद हैं। तो धर्मांधों और ईसाइयों के बीच ये संघर्ष था। तो पूरे हिंदू मुस्लिम एक तरफ नहीं थे, सारे ईसाई तो एक तरफ थे, लेकिन सभी हिंदू मुस्लिम एक तरफ नहीं थे। तो इस तरह से यह धर्मांधों ईसाइयों के बीच विद्रोह नहीं कहा जा सकता। दोनों लोगों ने नैतिक मूल्यों को तिलांजलि दे दी थी। फिर होम्स कहते हैं कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। सभ्य वो खुद को कहते हैं, बर्बर हिंदुस्तानियों को कह रहे हैं। सभ्यता और बर्बरता की जहां तक बात है, तो यह बनारस में नील ने, बनारस और इलाहाबाद के विद्रोहों का दमन नील ने किया था। फैजाबाद बरेली के विद्रोहों का दमन खुद कैंपबेल ने किया था। तो नील को इस बात का घमंड था कि वह सैकड़ों लोगों पर बिना मुकदमा चलाए फांसी दे दिया। तो ये कहाँ की सभ्यता थी? जो रसल था, रसल जो टाइम्स का संवाददाता था, उसने कहा कि बनारस में संभ्रांत मुस्लिमों को सूअर की खाल में जिंदा सिल दिया जाता था। तो वो कहाँ की सभ्यता थी? ठीक, तो ये सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध कहते हैं। आउट्रम और टेलर, ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। वो कहते हैं कि ये मुस्लिमों का षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। ये भी व्याख्या सही नहीं मानी जा सकती। तो ये इन लोगों की व्याख्या जूडिथ ब्राउन जो कहते हैं कि सैन्य विद्रोह से अधिक जब वो कहेंगे तो उनके भारत में शासन करने पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि जनता अगर यह लोकप्रिय विद्रोह है, जनता ने भी इसमें भाग लिया है, तो निश्चित रूप से जनता के हित में शासन नहीं किया जा रहा था, ऐसा कहा जाने लगेगा। डिजरेली ये रूढ़िवादी दल के उस समय ब्रिटेन में नेता थे, बाद में प्रधानमंत्री भी बने। इन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। इन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह था और उन्होंने कहा कि ये सुनियोजित था, ये नियोजित विद्रोह था। उन्होंने कहा कि चर्बी वाले कारतूस साम्राज्य के बनने और बिगड़ने का कारण नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, नियोजित भी था। चर्बी वाले कारतूसों से साम्राज्य बना बिगड़ा नहीं करता है। ठीक, तो ये सरकार की आलोचना में ये सारी बातें कहे थे। अब भारतीय विद्वानों में भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1857 विद्रोह का इतिहास लिखवाना शुरू किया। उसके लिए सबसे पहले RC मजूमदार को नियुक्त किया गया। RC मजूमदार को कहा गया 1857 विद्रोह पर लेखन करने के लिए, उसका इतिहास लिखने के लिए। RC मजूमदार ने लिखा भी, लेकिन अधिकारियों से कुछ अनबन हो गई तो उन्होंने यह कार्य छोड़ दिया। तब सरकार ने SN सेन को यह कार्य सौंपा। SN सेन ने फिर आगे इस कार्य को किया। RC मजूमदार ने स्वतंत्र रूप से एक किताब सेपियो म्यूटिनी एंड इंडियन रिवॉल्ट 1857 नाम से एक किताब लिखी। SN सेन ने जो लिखा वो 1857 नाम से लिखा। $1857 1857 नाम से SN सेन ने लिखा। उन्होंने लिखा सेपियो म्यूटिनी एंड इंडियन रिवोल्ट। सेपियो म्यूटिनी एंड इंडियन रिवोल्ट। सेपियो का मतलब है सिपाहियों से, म्यूटिनी का मतलब है बगावत, और रिवोल्ट का मतलब है विद्रोह। तो सेपियो म्यूटिनी एंड इंडियन रिवोल्ट 1857 RC मजूमदार ने लिखा। SN सेन ने 1857 लिखा। कुछ अन्य किताबें भी हैं। सबसे पहले 1857 पर जिसने लिखा वो है सर सैयद अहमद खान।
सर सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान, अहमद खान। सर सैयद अहमद खान उस समय बिजनौर में, विद्रोह के समय बिजनौर में सदर अमीन थे, सदर अमीन, जो कि कोई भारतीय सबसे ऊंचा पद अगर कोई प्राप्त कर सकता था तो सदर अमीन तक प्राप्त कर सकता था। वही सदर अमीन बिजनौर में सर सैयद अहमद खान थे। इन्होंने असबाब बगावत लिखी और इन्होंने लिखा एन एसे ऑन द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, एन एसे ऑन द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ऑन द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, इंडियन रिवॉल्ट, रिवॉल्ट 1857। इन्होंने लिखा असबाब बगावत नाम से इसे जाना जाता है। सर सैयद अहमद खान ने 1860 में पहली पुस्तक 1857 विद्रोह पर लिखी थी। ठीक, कुछ अन्य भारतीय विद्वानों ने, जिसमें बी डी सावरकर है, 1909 में उन्होंने 1857 पर एक किताब लिखी और उसका नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। बी डी सावरकर, इंडियन वार ऑफ द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत को, इस विद्रोह को उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम कहा। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इन्होंने कहा। और एसेंशन ने लिखा ही था 1857। इन्होंने लिखा, एसेंशन ने, वी.डी. सावरकर ने लिखा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबिलियन लिखा। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबिलियन लिखा, द ग्रेट रिबिलियन लिखा। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबिलियन लिखा। इसी प्रकार शशि भूषण चौधरी ने सिविल रिबिलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज, सिविल रिबिलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज, शशि भूषण चौधरी ने लिखा सिविल रिबिलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, सिविल रिबिलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज, शशि भूषण चौधरी ने लिखा। अब किताबों को हम लोगों ने देख लिया। अब वी.डी. सावरकर क्या कहते हैं, एसेंशन क्या कहते हैं, आर.सी. मजूमदार क्या कहते हैं। आर.सी. मजूमदार जो पहले सरकारी इतिहासकार थे, बाद में उन्होंने ये कार्य छोड़ दिया था, वो कहते हैं कि यह विद्रोह न तो प्रथम है, न तो राष्ट्रीय है, न तो स्वतंत्रता संग्राम है। और इसके ठीक विपरीत वी.डी. सावरकर कहते हैं। मजूमदार क्या कहते हैं? मजूमदार कह रहे हैं कि यह न तो प्रथम है और न तो राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम है। और वी.डी. सावरकर कहते हैं कि यह, सावरकर कह रहे हैं कि यह प्रथम है, राष्ट्रीय है और स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम है, वी.डी. सावरकर ने कहा। लंदन में 50 वर्ष पूरे होने पर 1907 में इसकी जो है आयोजन किया गया था। वी.डी. सावरकर भी उस समय थे। उन्होंने फिर इस पर जो किताब लिखी कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वो कहते हैं कि यह प्रथम है, राष्ट्रीय है और स्वतंत्रता संग्राम है। मजूमदार ने कहा कि यह प्रथम तो है ना, इसके पहले कई विद्रोह हो चुके हैं, सेना में भी कई विद्रोह हो चुके हैं और किसानों के विद्रोह हो चुके हैं, आदिवासियों के विद्रोह हो चुके हैं, तो ये प्रथम नहीं है। सबसे पहले सेना का जो विद्रोह हुआ था वो बक्सर युद्ध में हुआ था 1764 में। उस समय ब्रिटिश सेना से कुछ भारतीय इधर आ गए थे
फिर 1806 में बेलोर विद्रोह हुआ, 1824 में हुआ, 1844 में हुआ, डलहौजी के काल में ही कई विद्रोह हुआ, 1849 में हुआ 22वीं इन्फेंट्री का। फिर जो है 1850 में 66वीं एनआई ने विद्रोह किया। फिर 1852 में 38वीं एनआई ने विद्रोह किया। तो कहते हैं कि कई विद्रोह, सैन्य विद्रोह भी हो चुके हैं इससे पहले, और चूंकि राष्ट्रीय था नहीं, क्योंकि पूरा देश इसमें था नहीं, इसलिए राष्ट्रीय नहीं था। और स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि जितने भी विद्रोही थे वो अपने अपने लाभ के लिए विद्रोह में शामिल हुए थे, न कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। ब्रिटिश मजुमदार और एशन सेन, ये दोनों लोग कुछ बातों पर सहमत हैं, कुछ बातों पर ये दोनों लोग सहमत हैं। एक बात कि ये राष्ट्रीय नहीं था, इस पे ये दोनों लोग सहमत हैं। सेन और मजुम दोनों कहते हैं कि उस समय राष्ट्रीयता की जो आधुनिक अवधारणा है उस समय अगर थी भी तो बीज स्वरूप में थी, अभी पनप रही थी। उस समय जो बंगाल क्यों नहीं थी, क्योंकि जैसे बंगाल था, अवध था, इधर हैदराबाद था, पंजाब था मान लीजिए, तो बंगाल का राजा दूसरा था, वहाँ के लोग वहाँ के राजा के कानूनों के अनुसार के अधीन थे, अवध के लोग अवध के नवाब के कानूनों के अधीन थे, हैदराबाद के लोग हैदराबाद के नवाब के कानूनों के अधीन थे। तो ठीक, तो सभी के, बंगाल का आदमी अपने को बंगाल राज्य का कहता था, पंजाब का पंजाब राज्य को, हैदराबाद का हैदराबाद राज्य को, सभी जो है एक देश को नहीं मानते थे, एक देश था भी नहीं। तो भारत सिर्फ एक भौगोलिक अवधारणा थी और एक देश नहीं माना जा रहा था यहाँ के लोगों द्वारा, जनता द्वारा, इसलिए राष्ट्रीय नहीं है और इस विद्रोह में पूरा देश शामिल भी नहीं हुआ। फिर मजुमदार कहते हैं कि ये जितने विद्रोही शामिल हुए अपने अपने हित के लिए, नाना साहब पेंशन के लिए शामिल हुए। रानी लक्ष्मीबाई कह रही हैं कि मैं अपनी झांसी दूंगी नहीं, यानी वो अपनी झांसी प्राप्त करने के लिए, बेगम हजरत महल लखनऊ को प्राप्त करने के लिए। तो कहते हैं कि स्वतंत्र भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए कोई विद्रोही शामिल नहीं हुआ। लेकिन इसके विपरीत सेन कहते हैं, एशन सेन कहते हैं कि एक घटना इस बात की ओर इंगित कर रही है कि यह स्वतंत्रता संग्राम था। वो घटना कौन सी है कि बहादुर शाह जफर को सैनिकों ने क्या किया कि अपना नेतृत्व, अपना नेता मान लिया। उन्होंने अपना नेता मान लिया। उस पुरानी व्यवस्था, जो राजतंत्र की व्यवस्था थी, पुराने मुगल बादशाह, भारत का बादशाह होता था, उस व्यवस्था में वो विश्वास किए, उसे अपना राजा मान लिए और ब्रिटिश कंपनी को राजा वो नहीं माने। यानी वो ब्रिटिश लोगों से स्वतंत्र होना चाहते थे और फिर उस पुरानी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। आसपास के जमींदारों और राजाओं ने भी बहादुर शाह जफर को अपना राजा मान लिया। यह बात इस बात को की ओर संकेत कर रहा है कि ये लोग ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे। इसलिए सेन कहते हैं कि यह स्वतंत्रता संग्राम था। वो कहते हैं कि क्रांति कुछ थोड़े से लोगों द्वारा शुरू होती है, जरूरी नहीं है कि पूरा देश इसमें शामिल हो जाए। शुरू में कुछ थोड़े से लोगों द्वारा, वो फ्रांसीसी क्रांति का उदाहरण देते हैं, अमेरिकी क्रांति का उदाहरण देते हैं कि थोड़े से लोगों द्वारा शुरू की जाती है, बाद में पूरा देश उसमें शामिल हो जाता है। तो भारत में भी थोड़े से लोगों द्वारा ये शुरू की गई, लेकिन दुर्भाग्य से पूरा देश शामिल नहीं हो पाया, इसलिए यह राष्ट्रीय नहीं है। वो कहते हैं राष्ट्रीय नहीं है लेकिन स्वतंत्रता संग्राम है। और मजुमदार ने कहा कि न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय है, न स्वतंत्रता संग्राम है। लेकिन मजुमदार एक बात और कहते हैं कि इसका जो है भविष्य में जो प्रभाव था इस क्रांति का, वो देखने को मिलता है। जैसे जूलियस सीजर मृत्यु के बाद ज्यादा प्रभावशाली हो गया, वैसे ही एक क्रांति उस समय तो कोई परिणाम नहीं दे पाई, लेकिन बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई, ये बात मजुमदार स्वीकार करते हैं। ठीक, हचिंसन एक विद्वान है, अमेरिकी विद्वान। वो कहते हैं कि यह सैन्य विद्रोह से तो शुरू हुई, लेकिन आगे चलकर इसने लोकप्रिय रूप धारण कर लिया, यानी जनता भी इसमें शामिल हुई, विशेषकर अवध वाले और बिहार वाले क्षेत्र, मध्य प्रदेश, अवध और बिहार वाले क्षेत्र में। तो उन्होंने कहा कि सैन्य विद्रोह से, हचिंसन कहते हैं कि सैन्य विद्रोह से शुरू हुई, लेकिन आगे चलकर लोकप्रिय विद्रोह का रूप धारण कर ली। अमेरिकी एक विद्वान वालपर्ट है, वालपर्ट, वो कहते हैं कि यह सैन्य विद्रोह से अधिक है, सैन्य विद्रोह से अधिक है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम से कम है।
इस विद्रोह के विषय में कहते हैं कि यह सैन्य विद्रोह से अधिक था लेकिन स्वतंत्रता संग्राम से कम था। ठीक, तो हम लोग क्या मानेंगे? हम लोग जो सरकारी इतिहासकार सेन कह रहे हैं, बीडी सावरकर कह रहे हैं, उसी को मानेंगे कि यह स्वतंत्रता संग्राम था, चूंकि उस समय पूरा देश इसमें शामिल नहीं हुआ। मद्रास अछूता रहा, बम्बई अछूता रहा, बंगाल में जो अस्थायी बंदोबस्त किया गया था वो बहुत बड़ा लाभ दिया ब्रिटिश सरकार को। वो सारे जमींदार ब्रिटिश सरकार की सहायता कर रहे थे, वो भाग नहीं लिए। तो पूरा देश नहीं शामिल हुआ, इसलिए राष्ट्रीय नहीं था लेकिन स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक, तो हम लोग इसको यहीं रोक दें, क्योंकि अगर कारण किया जाएगा तब फिर लंबा समय लगेगा। तो इस 1857 विद्रोह का जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग फिर आगे करेंगे।